हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के एक महत्वपूर्ण यूनिट की, जिसका नाम है सर्किल। और सर्किल से ऐसा कोई एग्जाम नहीं, आरपीएससी हो या एसएससी हो या कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपको 101% एक सवाल आपको पूछा जाना है। और सर्किल में बहुत जबरदस्त तरीके के सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल हल करने से पहले जो भी इसके अंदर कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम सबसे पहले क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्किल के बारे में जान लेते हैं कि सर्किल के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सर्किल आपके सामने है। ये सर्किल की जो मैंने व्हाइट कलर से लाइन खींची है, ये सर्किल की क्या कहलाती है भाई? ये सर्किल की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। और परिधि को हम परिमाप भी बोल सकते हैं। ये इसकी परिधि कहलाती है। परिधि को परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, बात बराबर ही है। अगर कहीं पे परिधि लिखा हुआ है तो नो डाउट परिधि का, ठीक है, सबको पता है परिधि परिधि होती है। अगर परिमिति भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना वो परिधि है। और अगर परिमिति नहीं लिखा हुआ है तो परिमाप लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब भी परिधि ही होता है। ठीक है। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होगा भाई? 2πr। यहां पर ये जो पाई है ना, ये पाई कांस्टेंट है भाई। पाई की जो वैल्यू होगी वो आपको 22/7 यूज करनी है अगर कोई भी एग्जाम में परिधि से रिलेटेड सवाल आता है तो। ठीक है। आर का मान आपको दे रखा होगा, 2 कांस्टेंट हो गया, 2 की जगह 2 ही आने वाला है और पाई की जगह पे क्या आने वाला है? 22/7। अच्छा, ये जो इसका सेंटर है ना, इस सेंटर को हमेशा ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ओ से डिनोट किया जाता है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर इस सेंटर से इस परिधि के ऊपर कोई लाइन आती है तो ये इसकी क्या कहलाती है भाई? ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये इसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या, रेडियस कहलाती है। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है ये बताइए। एक वृत्त में अनंत रूप से त्रिज्याएं हो सकती है। कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? अनंत। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। नहीं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अनंत त्रिज्याएं होती हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर? जितनी भी ये त्रिज्याएं होंगी, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती है भाई? आपस में बराबर होती हैं। एक वृत्त में अनंत रूप से त्रिज्याएं हो सकती हैं। त्रिज्या जरूरी नहीं है ये वाली हो, आपकी रेडियस ये भी हो सकती है, आपकी रेडियस ये भी हो सकती है, आपकी रेडियस ये भी हो सकती है। ये जितनी भी त्रिज्याएं हैं ना, ये सारी की सारी आपस में क्या होंगी? बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो बाकी की इस वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींची जा सकती है वो सारी की सारी 5 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है ना। अच्छा, त्रिज्या की बात होगी। अब आपने व्यास के बारे में सुना होगा कि डायमीटर क्या होता है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी त्रिज्या होगी r, और यहां से लेकर यहां तक भी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी r। लेकिन यहां इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये जो होगा ये आपका क्या होगा भाई? डायमीटर होगा। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। क्या होगा भाई? व्यास। तो मैं एक बात यहां एक और लिख दूं कि एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं, डायमीटर होते हैं, अनंत व्यास होते हैं। और जितने भी व्यास होंगे ना, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे भाई? बराबर। अगर ये वाला व्यास आपका 15 सेंटीमीटर का है तो चाहे इधर से व्यास बनाओ चाहे इधर से बनाओ, ये सारे के सारे व्यास आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं और सभी व्यास आपस में क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। सभी व्यास आपस में क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। ये तो रेडियस की बात होगी और डायमीटर की बात होगी, त्रिज्या की बात होगी और व्यास की। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आगे आप सवाल हल करोगे तो वहां पर कोई पर्सनल एक सर्किल का सवाल नहीं आएगा। आपको हो सकता है कि वो 2 सर्किल दे दे,
3 सर्किल दे दे, 4 सर्किल दे दे। अब जब किसी एक सर्किल की बात करोगे ना, पर्सनल एक सर्किल की, तो उसमें कितनी भी त्रिज्या हो या कितने भी व्यास हो, त्रिज्या जितनी होंगी वो आपस में बराबर होंगी। व्यास की बात करेंगे तो व्यास आपस में बराबर होंगे। दूसरे व्रत में भी यही काम होगा, तीसरे में भी, चौथे में भी, और क्या पता उनका आपको रेशो पूछ ले। ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। तो ये जो मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं, इन सभी को आप याद कर लेना। एक जो ये सर्किल है, इस सर्किल की परिधि क्या होगी, 2πr होगी। एक वृत्त में अनंत व्यास होंगे, सारे व्यास बराबर। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होंगी और सारी त्रिज्या आपस में क्या होंगी, बराबर। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनना। एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, जीवा को बोलते हैं चौड़, CHORD। ठीक है ना, एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है। अच्छा, पहले जीवा का मतलब तो समझो कि जीवा होती क्या है। जीवा उसे बोलते हैं कि एक वृत्त की परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा। एक वृत्त के, जैसे यहां पर एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये वृत्त की परिधि के ऊपर 2 बिंदु हैं, और इन दोनों बिंदुओं को जो स्पर्श करेगी ये रेखा क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। इसे हम जीवा बोलते हैं, और जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं CHORD, चौड़ बोलते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहां पर पहले जीवा के बारे में लिख देता हूं कि एक वृत्त की परिधि के, एक वृत्त की परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को स्पर्श करने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जीवा। उसे क्या बोलेंगे, जीवा। अच्छा सर, ये केवल एक ही जीवा होती है क्या? ऐसे एक ही जीवा नहीं होती, ऐसी अनंत जीवाएं होती हैं। कैसे? एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा भी, ये भी क्या कहलाएगी, एक जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, एक जीवा कहलाएगी। तो नीचे एक बात और लिख देता हूं कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे सर त्रिज्या एक वृत्त में अनंत थी, वो सारी की सारी आपस में क्या थी, बराबर। ऐसे ही एक वृत्त में अनंत जीवाएं हैं, क्या ये सारी की सारी जीवाएं आपस में बराबर होंगी क्या? ये बात गलत है। सारी की सारी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती, क्योंकि इस लाइन के ऊपर अगर कोई जीवा होगी तो ये तो इससे बड़ी होगी ना भाई, ये जीवा बड़ी होगी। अगर इससे नीचे कोई जीवा होगी तो वो क्या होगी, छोटी होगी। तो ऐसे एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो तो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती। तो एक और लाइन लिख देता हूं मैं यहां पर कि एक वृत्त में बनी सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है ना भाई, दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ये जो मैंने स्लाइड के ऊपर 3 बातें लिखी है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सर्किल के लिए। तीनों बातें कौन कौन सी? त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए, आपको डायमीटर व्यास के बारे में पता होना चाहिए, आपको चौड़ मतलब जीवा के बारे में पता होना चाहिए। डायमीटर मतलब व्यास और त्रिज्याएं तो अनंत होंगे और वो सारे आपस में बराबर होंगे। लेकिन जीवा भी अनंत होगी, लेकिन जितनी भी जीवा होंगी वो सारी की सारी आपस में बराबर नहीं होंगी। अब सबसे काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लो कि एग्जामिनर आपको एक सवाल दे दे कि एक सर्किल में सबसे बड़ी जीवा कहां पर खींची जा सकती है, या सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाए त्रिज्या होती है, व्यास होता है,
व्यास की दुगनी होती है या त्रिज्या की चौगुनी होती है, ठीक है ना। ऐसे कुछ ऑप्शन मिल जाए तो ये बात ध्यान रखना कि एक वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो उस वृत्त का व्यास होगी। क्यों होगी उसका रीजन सुनना। अगर मैं ये कहूं कि एक इस परिधि का बिंदु एक ये वाला है और एक बिंदु ये वाला है, यदि इन दोनों को आपस में मैं मिला दूं तो क्या ये जीवा नहीं कहलाएगी? क्या सर, जीवा बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि जीवा की परिभाषा आपने ये लिखी है कि एक वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को हमने स्पर्श करवाया तो ये जीवा होगी, ठीक है ना। लेकिन ये वाली जो जीवा है ना, क्या ये वृत्त का व्यास नहीं है? क्या सर, वृत्त का व्यास भी है, क्योंकि वृत्त का व्यास इस सेंटर के बीच में से जाता है और दोनों तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वृत्त का व्यास भी हो गया। तो एक वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, एक वृत्त की सबसे बड़ी जो चौड़ होगी, वो उस वृत्त का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई भी आपको यहां पर जीवा खींचने को कहा जाए तो ये बताइए इन दोनों में जो जीवा होगी वो बड़ी वाली कौन सी होगी? सर, बड़ी वाली नीचे होगी। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जीवा क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। और ऐसे ही अगर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे तो भी जीवा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो यहां पर एक बात मैं लिख देता हूं कि एक वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो उस वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यहां लिख देता हूं इस बात को कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का क्या होगा भाई? उस वृत्त का व्यास होगा। उस वृत्त का व्यास होगा। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। ये चार बातें मैंने लिखी है, चार मेजर बातें हैं जो आपको आगे आके काम आएंगी जब आप प्रश्नों को हल करोगे। क्या क्या बातें? कि एक सर्किल में अनंत रूप से रेडियस होंगी और सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर, अनंत रूप से व्यास होंगे, सारे के सारे व्यास आपस में बराबर, लेकिन अनंत रूप से जीवाएं तो होंगी लेकिन सारी की सारी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती है। और एक वृत्त का सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो उस वृत्त का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ये तो थी इसकी थ्योरी से रिलेटेड बातें। अब इसके हम फॉर्मूले की हम चर्चा कर लेते हैं कि देखो ये जो लाइन खींची गई है व्हाइट कलर की, ये इस वृत्त की क्या कहलाती है भाई? ये इस वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि को हम परिमिति भी बोल सकते हैं। अगर किसी एग्जाम में परिधि ना लिखा हुआ आ जाए, परिमिति लिखा हुआ आ जाए, या परिमिति की जगह परिमाप लिखा हुआ आ जाए, इन तीनों का मतलब सेम है भाई। इन तीनों का मतलब सेम है। इन तीनों को ही पैरामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामीटर बोला जाता है और पी से डिनोट किया जाता है। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है भाई? 2πr होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि इस वृत्त का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर का जो भी मटेरियल है उसका मान निकालना। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा भाई? πr² होगा। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, ठीक है ना। और वृत्त के इस सेंटर को हमेशा किससे डिनोट किया जाएगा? ओ से डिनोट किया जाएगा। हमेशा ही सेंटर को ओ लिखा जाएगा। हमेशा ही सेंटर को क्या लिखा जाएगा? ओ लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा जो भी इसके अंदर थ्योरियम चलती हैं, जो भी प्रमेय चलती है, उन सब की हम बातें कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूं कि एक आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर होगा ये सेंटर क्या होगा भाई? ओ होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो लाइन होगी ना, ये इसका व्यास थोड़ी हो सकती है, ये व्यास नहीं होगी, क्योंकि व्यास हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। तो ये सेंटर से नहीं जा रहा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, इसका नाम है ए और बी। ये जो ए बी है ना, ये एक क्या है भाई? एक जीवा है। ए बी क्या है? एक जीवा है। अगर वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर, सबसे बड़ी जीवा पर नहीं,
किसी भी जीवा पर सबसे बड़ी को छोड़ दो, मतलब सेंटर वाली को छोड़ दो, बाकी चाहे साइड में हो, इस साइड में हो, ऊपर हो या नीचे हो, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। डाला गया लंब। और मैंने आपको जब वर्ग पढ़ाया तो एक बात अच्छे से समझाई थी, एक परपेंडिकुलर के बारे में और एक मेडियान के बारे में, कि लंब का मतलब क्या होता है और माध्यिका का मतलब क्या होता है। लंब का मतलब क्या होगा और माध्यिका का मतलब क्या होगा। किसी भी लाइन के ऊपर यदि परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वहां पर ऑटोमेटिक कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का। तो यहां इसके केंद्र से सामने वाली भुजा पर बीचों बीच में परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ऑटोमेटिक कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। सामने वाली जो भुजा है वो दो बराबर भागों में क्या हो गई, बट गई। अगर मैं ये कहूं कि ए बी का जो मान है ना, अगर मैं आपको ये कहूं कि ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है तो यहां से ओ और डी एक लंब डाला गया है। ओ और डी एक लंब डाला गया, मतलब ओडी जो लंब है ना वो कौन सी भुजा के ऊपर है, सर ए बी के ऊपर है। ये बात कह सकता हूं ना कि ओडी एक परपेंडिकुलर है जो किसके ऊपर डाला गया है, सर ए बी के ऊपर डाला गया है। ये जो मैंने उल्टा टी लिखा है ना, इसका मतलब होता है लंब डालना। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डाला गया है, ये इसका साइन होता है, ठीक है ना भाई। तो यहां से ये कह सकते हो कि सर एडी का जो मान होगा ये 5 होगा और डीबी का जो मान होगा ये भी कितना होगा, 5 होगा। 5 हो जाएगा। ये प्रमेय समझ में आ गई कि एक सर्किल के सेंटर से, एक वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब ये काम कैसे आएगा, सबसे ज्यादा सवाल इसी नोट के पूछे गए हैं, इसी थ्योरी के पूछे गए हैं। जैसे सवाल नंबर 1 आपके सामने है कि एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी जीवा नहीं बोल रहा ये, अगर सबसे बड़ी जीवा बोला होता तो वो सर्किल के सेंटर से जाता, ठीक है ना। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो कि वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूं आपको कि एक सर्किल है, इस सर्किल की में एक जीवा की लंबाई, अब जीवा चाहे ऊपर बनाओ, साइड में बनाओ, इधर बनाओ या नीचे, मैं नीचे बना देता हूं क्योंकि हमारा डायग्राम दिखने में अच्छा दिखेगा। ये एक जीवा है, इस जीवा की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर है भाई, 8 है। कितने सेंटीमीटर, 8। ये वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र यहां पर रहा होगा, वृत्त का केंद्र यहां पर होगा। थोड़ा इस जीवा को हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं, बड़ी जीवा बना लेते हैं। ये इसकी एक जीवा है, इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ये वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, मात्र 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब यहां से ये कह रहा है कि सेंटर से इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया जाए तो ये जीवा दो बराबर भागों में बंट जाएगी। मतलब इधर भी 4 की हो जाएगी और इधर भी कितने की, 4 की। और यहां ऑटोमेटिक कितने डिग्री का एंगल, 90। अगर इधर 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी कितने डिग्री का एंगल होगा भाई, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात यहां तक की क्लियर हो गई। यहां तक ऊपर जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो भी प्रश्न लिखा हुआ है, ये सारा हमने सोल्व कर लिया। एक वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी है और वो वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आपसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो भाई। वृत्त की क्या ज्ञात करो, त्रिज्या। रेडियस कितने सेंटीमीटर की होगी, तो त्रिज्या तो यही होती है ना कि इस सेंटर से इधर चली जाए, ये भी त्रिज्या होगी। और मैंने क्या बात कही थी कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होंगी, अनंत, और सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो क्या ये त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। तो मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यहां पर समकोण त्रिभुज बना दूं मैं। कौन सा त्रिभुज बना दूं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ये समकोण त्रिभुज कैसे दिखा, सर यहां 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण। और 90 डिग्री का जो कोण है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही बनता है।
आपको कुल मिलाकर जब भी सर्किल का सवाल आए, रेडियस पूछे, जीवा पूछे या फिर दोनों के बीच की दूरी पूछे, आप वहां पर समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करना, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही आंसर निकलेगा उसका। ठीक है ना। तो यहां पर आपको इस समकोण त्रिभुज का मान, ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण ही किसका काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। अच्छा, ये वाला समकोण त्रिभुज ना ले हो तो इधर वाला ले लो, क्योंकि अगर ये त्रिज्या k है तो ये त्रिज्या भी क्या होगी, k ही होगी। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। यहां पर देखो, अगर इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को आप देख रहे हो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज को देख रहे हो, तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है। आधार का मान कितना, 4, और लंब का मान कितना होगा, 3। तो आधार की जगह पर तो आप क्या रख दीजिए, 4 का स्क्वायर, और लंब की जगह पर क्या रख दीजिए, 3 का स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कर्ण की, कर्ण के स्क्वायर की। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। हमें के स्क्वायर का मान नहीं निकालना, केवल के का मान निकालना है। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, और रूट 25 का जो मान होता है वो कितना होता है भाई, 5। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ऐसे आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना। थ्योरी याद है, प्रश्न का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक और सवाल है कि एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जहां हमने 8 रखा था, अब की बार 8 की जगह पर कितना रख दीजिए, 24। एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5। तो यहां वृत्त का केंद्र मतलब 5 सेंटीमीटर का इसके ऊपर लंब डालोगे तो ये 2 बराबर भागों में टूट जाएगी। तो इधर वाला 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर वाला भी कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आपको उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो समकोण त्रिभुज बनाओ। सर समकोण त्रिभुज ये बन गया, रेडियस यही तो होगी, और जो त्रिज्या होगी वो कर्ण होगा, कर्ण ही होगा ना, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू सर 12 है तो 12 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है, 5 है तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अच्छा, 144 और 25 कितना होता है, 169 ही होता है ना। और ये सारा का सारा मामला के स्क्वायर के बराबर में चल रहा है। तो यहां से अगर के की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हटाओ, रूट लगा दो, और रूट 169 होगा। और रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 13 होती है। ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 13 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और ये जो मैंने आपको पहले नंबर का सवाल, दूसरा, आगे जो भी सवाल करवाऊंगा, ये प्रीवियस एग्जाम के सारे सवाल हैं। ठीक है ना, कि प्रीवियस एग्जाम में सर्किल को लेकर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे भी इसी प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको कवर करते हुए चलनी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेकेंद्रीय वृत्त। पहले तो आप ये सेकेंद्रीय वृत्त के बारे में समझो कि सेकेंद्रीय वृत्त होते क्या है। से का मतलब समान, और केंद्र का मतलब केंद्र, मतलब 2 या 2 से अधिक सर्किल जिनका केंद्र एक ही हो वो सेकेंद्रीय कहलाता है। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, सेकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो वो क्या कहलाते हैं, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो यहां पर 3 और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितने वृत्त हैं, 2। तो 2 वृत्त बनाओ, और उन दोनों वृत्तों के अंदर जो सेंटर होगा ना वो एक ही बिंदु होगा, ये आपका सेकेंद्रीय वृत्त है। ये दोनों जो सर्किल हैं ये सेकेंद्रीय वृत्त के हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, 3 और 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 3 सेंटीमीटर वाला कौन सा होगा, सर जो छोटा होगा उसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, और जो बड़ा होगा उसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि इसकी त्रिज्या तो कितनी है भाई, 3, और ऊपर वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसमें बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की तो क्या होनी चाहिए, जीवा, और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये आपका सर्किल है, इस सर्किल के बाहर की तरफ
कोई भी लाइन इसको हल्की सी स्पर्श कर दे, ये स्पर्श रेखा कहलाती है। अच्छा, स्पर्श रेखा यही होती है क्या? स्पर्श रेखाएं अनंत होती हैं भाई। कितनी होती है? अनंत। अगर एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, चौथी ये हो सकती है, पांचवी ये हो सकती है, छठी ये हो सकती है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं। जीवा का मैटर क्या है? जो जीवा होती है ना, वो वृत्त के अंदर की तरफ होती है। वृत्त के कहां पर होती है? अंदर। तो बड़े वाले वृत्त की तो जीवा, तो मैं बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ये बिल्कुल लाइन सही है। ये जो लाइन है ना ए और बी, ये जो ए बी लाइन है, ये बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की क्या है? देखो स्पर्श रेखा है। स्पर्श करिए इसको, हल्का सा करिए ना स्पर्श, तो ये छोटे वृत्त की स्पर्श हो गई। ठीक है ना? आपसे क्या पूछा है? जीवा की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा, जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है भाई? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हम यहां पर कैसे बना सकते हैं? यहां से लेकर यहां तक छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर इसको मैं लंब डाल दूं तो क्या ये भी 3 सेंटीमीटर होगी? बिल्कुल 3 ही होगी। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 है, तो इस कोने से लेकर इस कोने में भी ये भी कितने की होगी भाई? 5 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, जैसे ही हमने 3 सेंटीमीटर का लंब डाला तो ये बराबर 2 भागों में बटी या नहीं बटी भाई? बट गई। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू और इधर वाले की वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये कौन सा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बराबर क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, मतलब 5 का स्क्वायर। आधार कौन होगा? आधार का हमें पता नहीं है, तो ए स्क्वायर को छोड़ दो। और लंब की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर मेरे पास 16 आ गया। तो ए की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑप्शन में देखो 4 है भी, लेकिन 4 आंसर नहीं है। ये 4 तो उस समकोण त्रिभुज का आधार है, जबकि आपसे क्या पूछा है? जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो जीवा तो यहां से लेकर यहां तक होगी ना भाई, तो हमने तो केवल इसी की वैल्यू निकाली है 4। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4। तो जीवा बराबर क्या हो जाएगा? जीवा बराबर 4 + 4 बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 8 सेंटीमीटर। ये जो मैंने आपको पहली प्रमेय पढ़ाई है, पहली थ्योरम आपको समझाई है, इससे रिलेटेड एग्जाम में 2-3 सवाल जो भी आ रखे हैं, सवाल तो और भी आ रखे हैं, सारे इसी लेवल के हैं। अब मैं चाहे 2 सवाल करवाऊं या इस तरीके के 20 सवाल करवाऊं, बात बराबर ही है भाई। ठीक है ना? समझने वाले के लिए 1 सवाल भी काफी है, 2 भी काफी है, 3 भी काफी है। नहीं समझने वाले के लिए चाहे 20 करवा दो या 25 करवा दो, कम ही रहेंगे वो। ठीक है ना? तो एक मैंने आपको प्रमेय समझा दी, उस प्रमेय से रिलेटेड जो सवाल थे वो सवाल मैंने आपको समझा दिए। बस इतना सा ध्यान रखना कि वृत्त के केंद्र से सामने वाली जीवा पर जब हम लंब डालते हैं ना, तो वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है ना? और वहां पर ऑटोमेटिक कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, दूसरी प्रमेय की हम बात करते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसके बाह्य बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि कोण AOP की वैल्यू आपको दी है तो कोण OPB का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। उससे पहले मुझे आपको एक प्रमेय समझानी पड़ेगी कि इससे रिलेटेड हमें क्या जवाब देना है। ध्यान से समझिए। देखो, एक मैं व्हाइट पेज ले लेता हूं, यहां समझो इसको। देखो इधर, एक वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु, तो ये आपका एक सर्किल है। क्या हो गया भाई? ठीक है, ये आपका एक सर्किल है। इस सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है, इसको किससे डिनोट करते हैं? O से डिनोट करते हैं। इस सर्किल के बाहर की तरफ एक बिंदु है और इसका नाम क्या है? P है। ये बाह्य बिंदु है। ठीक है ना? इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखा का मतलब है परिधि को हल्का सा स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक तो आपकी ऊपर की तरफ होगी हल्का सा स्पर्श करते हुए यहां पर,
और एक होगी आपकी नीचे की तरफ। एक कहां पर होगी भाई? नीचे की तरफ, हल्का सा स्पर्श करते हुए इधर की तरफ, ठीक है ना। यहां जहां पर स्पर्श की है इसको नामकरण कर दो कि इसका नाम क्या है भाई? ए बिंदु है, और इधर स्पर्श की है इसको नाम कर दो बी बिंदु। एक बार डायग्राम पूरा सही बनाने दो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा आपको समझ में नहीं आएगा। एक सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट, इसके बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी, ये आपका बाह्य बिंदु है, ठीक है ना। यहां पर हल्का सा स्पर्श करिए, इसको नाम दे दिया मैंने ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी बिंदु, और ये पी है। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु पी से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होगी कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं जो होंगी ना, कौन कौन सी दोनों स्पर्श रेखाएं? पी ए और पी बी, ये दोनों हमेशा क्या होंगी? आपस में बराबर। अगर पी ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो पी बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर इसके सेंटर से स्पर्श रेखा के ऊपर लंब डाल दिया जाए, इसके सेंटर से स्पर्श रेखा के ऊपर लंब डाल दिया जाए, तो 90 डिग्री का एंगल कहां बनता है? जिस लाइन के ऊपर लंब डाला जाता है। तो लंब तो स्पर्श रेखा पर डाला गया है ना, तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर 90 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल सीधा होता है। अरे बिल्कुल सीधा ही होता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा ही होता है। ये डायग्राम ही तिरछा बन रहा है, जो हम बना रहे हैं ना, ये डायग्राम तिरछा बन रहा है। इसको धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा, ये 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा रहेगा। याद रखना 3 बातें। कौन कौन सी? कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2। अगर ये भी आपको कह दिया जाए ना, प्रश्न आ जाए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 0, 1, 2 या अनंत, तो आपको 2 वाले को चूज करना है, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बताया? दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री होगा, मतलब समकोण होगा। तो समकोण दोनों तरफ बनेगा भाई। कितनी तरफ बनेगा? दोनों तरफ। ऊपर भी 90 डिग्री, नीचे भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर ये तीनों बातें क्लियर हैं तो आप सवाल का आंसर दे सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में सवाल का आंसर दे सकते हो। आपका जो सवाल था वो दोबारा पढ़िए। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ बिंदु है, तो ये आपका एक सर्किल है, इसका केंद्र क्या है भाई? ओ बिंदु है। इसके बाह्य बिंदु पी से, इसका बाह्य बिंदु पी अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ये वाला जो बिंदु है ये कौन है? बाह्य बिंदु है, और इसका नाम क्या है? पी। इससे 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो पी ए खींची गई है और एक क्या खींची गई है? पी बी खींची गई है, ठीक है, खींची गई। कोण ए ओ पी, देखो ए के बाद ओ पे आओ, तो ओ पे आने के लिए यहां पर लंब डालना पड़ेगा। ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। ए ओ, उसके बाद कहां पर जाओ? पी पर जाओ। ए ओ पी, इसकी वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। ये वाला मान आपको 40 डिग्री का दे रखा है, और आप ये सारी बातें जानते हो कि एक त्रिभुज के अंदर तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90, ये 40, तो आप बता सकते हो कि सर ये कोण जो होगा ये 50 डिग्री का होगा। लेकिन क्या आपसे ए पी ओ का मान पूछा है क्या? नहीं। आपसे क्या मान पूछा है? कोण ओ पी बी। मतलब सबसे पहले कहां पर जाओगे? ओ पे, फिर कहां पे? पी पे, फिर कहां पे? बी पे। मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। जब ये एंगल पूछा है तो आपको नीचे वाला पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहां भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। अब थोड़ा इसको गौर से समझो कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बन रहा है। मतलब किसी पेज को आपको खोलना है, तो अगर देखो मैंने हाथ जोड़ रखा है, ठीक है ना, ये दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श हो रहे हैं। जैसे ही मैं हाथ को खोलूंगा तो ऊपर वाला मान कहां चला गया? नीचे। तो इधर वाला मान इधर हो गया, इधर वाला मान इधर हो गया। ये 90 डिग्री, तो ये 90, ये 40 है, तो ये भी कितने का होगा भाई? 40 का। और अगर ये 50 है तो ये भी कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। और हमारे सवाल का आंसर यही है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन बी 50 डिग्री करेक्ट आंसर है। अगर छोटा डायग्राम लग रहा है इधर से समझ लो, आपको सवाल में ये कहा कि इसकी वैल्यू आपको दे दी गई कि ये वाला कोण 40 डिग्री है, ऊपर 90 नीचे 90, ऊपर 40 नीचे 40। अब यहां की वैल्यू आपको पता करनी है। अगर ये पता हो गया तो ये मान सेम रहेंगे दोनों, 90 40 130, 180 में से 130 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी 50। अगर ये 50 है तो ये भी कितने का होगा भाई 50 डिग्री का होगा। बस बात खत्म है इतनी सी, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना, सर्किल के सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला जाएगा वहां पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, कोण के आधार पर सवाल आ सकता है तो क्या भुजा के आधार पर सवाल नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बाह्य बिंदु P है। बहुत अच्छा सवाल है। एक वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाह्य बिंदु P है। अब यहां से आपको दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, एक स्पर्श रेखा और ये कौन सी स्पर्श रेखा? दूसरी स्पर्श रेखा, ठीक है। 13 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको नाम दे दो आप A नाम दे दो और इसको नाम दे दो क्या भाई? B नाम दे दो। मुझे ये बताओ कि A और P की लंबाई B और P की लंबाई के बराबर होगी क्या? बिल्कुल बराबर होगी। बिल्कुल क्या होगी भाई? बराबर होगी। अगर इसके सेंटर से इसके ऊपर मैं एंगल डालूं, इसके ऊपर एंगल डालूं, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब प्रश्न को पढ़ लो, रख दो मान, आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब 90 डिग्री का कोण ये है तो 90 डिग्री का कोण ये है तो ये क्या होना चाहिए भाई? विकर्ण होना चाहिए। जबकि आपको इसमें दिखने में विकर्ण ये दिख रहा होगा, लेकिन ये इसका विकर्ण मतलब सॉरी कर्ण दिख रहा होगा, ये इसका कर्ण नहीं है, ये इसका कर्ण नहीं है। कर्ण की परिभाषा ये है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ना वो कर्ण होगी। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर बाह्य बिंदु P स्थित है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये जो स्पर्श रेखाएं है ना वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर? 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा भाई? 5 सेंटीमीटर होगा। आपसे क्या पूछ लिया? स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। स्पर्श रेखा कौन सी स्पर्श रेखा? ऊपर वाली या नीचे वाली? सर किसी का भी मान निकाल लो, दोनों होती तो बराबर ही है। दोनों होती तो क्या है भाई? बराबर ही है ना। चाहे ऊपर वाली का मान निकालो या नीचे वाले का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा, हम स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? सर ये 90 डिग्री आ गए, इसका मतलब समकोण त्रिभुज तो यहां पर बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय भी लागू है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? लंब का स्क्वायर। सर कर्ण की वैल्यू कहां से लाए? 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब 13 तो कौन है भाई? इसका कर्ण। आधार कौन है? ये वाला हो गया, तो 5 का स्क्वायर, और लंब का मान हमें पता नहीं है तो L स्क्वायर छोड़ दो। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का, और बराबर में L स्क्वायर। 169 में से 25 गया 144 बराबर L स्क्वायर। अगर L का मान निकालना है तो रूट लगा दो, और रूट 144 का मान कितना होता है भाई? 12। ऑप्शन देखो कौन सा है? 12 सेंटीमीटर पहला ही ऑप्शन है। अगर ये वाली ऊपर वाली स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर की है तो नीचे वाली स्पर्श रेखा भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 12 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है ना। या तो आप ऐसे आंसर निकाल लो, या फिर आप एक ट्रिपलेट नाम होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिकोण। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है भाई? त्रिकोण। त्रिकोण आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। त्रिकोण आप डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हो? कि अगर कोई भी छोटी भुजा आपको एक विषम नंबर मिल जाए, एक को छोड़कर, जैसे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। मैं 3-4 एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप बाकियों को है ना घर बैठे बैठे चेक करना। 11 के बाद 13 भी लेना, आप 13 के बाद 15 भी लेना, 17 भी लेना, 19 भी लेना। अगर त्रिकोण में सबसे छोटी भुजा एक विषम नंबर है तो वहां पर बाकी दो एंगल कैसे निकालते हैं, दो भुजा कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालना है? देखो इधर, अगर एक भुजा 3 है तो 3 के साथ हम जानते हैं 4 और 5 होता है।
3 4 5 अगर सेंटीमीटर भुजा है ना, तो अब वो आपका क्या बनता है भाई, वो आपका समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 बराबर 25 आता है। लेकिन मान लो किसी बच्चे को ये नहीं पता कि सर 3 के साथ 4 और 5 ही आता है क्या, तो मैं उसके लिए एक डायरेक्ट जुगाड़ बता रहा हूं, उस जुगाड़ को ध्यान से सुनना। अगर 3 के साथ 4 और 5 आपको फाइंड करना है तो इस 3 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है 9। अब इस 9 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि इन दोनों के बीच में 1 का गैप हो और जोड़ने पर 9 आ जाए, तो वो 4 और 5 ही तो होंगे ना भाई। 4 और 5 को जोड़ने पर क्या आता है, 9 ही आता है। तो इधर एक भुजा 3, तो दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा 5 होगी। ऐसे ही अगर छोटी भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करो कि जोड़ने पर 25 आ जाए लेकिन उनके बीच में 1 का गैप हो, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे आपके, 12 और कौन से होंगे 13। 12 और क्या होंगे 13। आप इसको चेक भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो कि 5 12 और 13 से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा क्या, समकोणी होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 13 है तो ये तो कर्ण होगी। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके उनका योग कर दो, 169 के बराबर ही आएगा। 7 है तो 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनको जोड़ने पर 49 आ जाए और उन दोनों के बीच में 1 का गैप हो, तो वो नंबर होंगे आपके 24 और कौन होंगे 25। अच्छा सर, आपको तो तुरंत पता लग रहा है कि वो 24 और 25 होंगे, हमें कैसे पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, जो भी आप स्क्वायर करते हो ना उसमें से 1 कम कर दिया करो, फिक्स 1 कम कर दिया करो। जैसे 49 में से 1 कम किया तो कितना आया भाई 48। 48 का आधा कर दो, आधा करोगे तो 24, तो दूसरा नंबर उससे बड़ा वाला ले लिया करो, 25 हो गया। ठीक है ना। जैसे यहां पर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब मुझे क्या करना है, 81 में से 1 कम करना है। 81 में से 1 कम करूंगा तो कितना आएगा भाई 40, सॉरी 80 आएगा, और 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। अगर एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर कौन होगा 41। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 1 कम कर दो 120 बचेगा, 120 का आधा कर दो 60। अगर एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर कौन होगा 61 होगा। ठीक है ना। अगर मान लो कहीं पर आपके पास एक भुजा मिल जाए, जैसे 15 है, तो आपको क्या करना है 15 का स्क्वायर कर देना है 225। अब 225 में से 1 कम कर दो 224 बचेगा, एक आधा कर दो उसका, 224 का आधा 112। अगर एक नंबर 112 है तो दूसरा नंबर कौन होगा 113। तो इस 15 के साथ में अगर एक भुजा 15 है तो दूसरी 112 और तीसरी 113 होगी, ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा आपका। ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि सबसे छोटी भुजा क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। और 90% आपको जो सवाल मिलेंगे त्रिकोण के या समकोण त्रिभुज के, उसमें सबसे छोटी भुजा एक विषम संख्या ही होगी। ठीक है भाई। अब देखिए अगली प्रमेय पे आते हैं। एक बाह्य छेदन रेखा होती है और एक अंतः छेदन रेखा होती है। सबसे पहले हम बाह्य छेदन रेखा के बारे में बात करते हैं। बाह्य छेदन रेखा परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं कि एक वृत्त में दो रेखाएं जो वृत्त के बाहर की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो बाह्य छेदन रेखा कहलाती है। वृत्त के बाहर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी बाह्य छेदन रेखा, वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो अंतः छेदन रेखा, बाह्य छेदन रेखा होगी। अब देखो ये जो आपकी रेखा है इसको नाम दे दो, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये तो हमेशा ओ रहने वाला है, और जहां स्पर्श कर रही है ना इसको क्रॉस करिए, इसको नाम दे दो पी। इसको क्या नाम दे दो पी। अब आपको एग्जाम में ऑलरेडी डायग्राम बनाकर देगा। डायग्राम क्या बनाकर देगा कि ए और बी की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, बी और पी की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, पी और डी की जो दूरी है, या फिर सी और डी की जो दूरी है, या पी और डी की जो दूरी है वो आपके पास है, जैसे यहां पर ले लिया जाए 3 सेंटीमीटर। तो आपसे सी डी का मान पूछ ले कि सी और डी का मान क्या होगा, तो पहले तो इसकी प्रमेय पता होगी तभी तो आंसर दे पाओगे। जब एक वृत्त में दो सरल रेखाएं वृत्त के बाहर की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर एक प्रमेय याद रखना कि इस लाइन में आ जाओ। सबसे पहले छोटे टुकड़े को गुणा करो, मतलब P को गुणा करो B से, तो P B हो गया। ठीक है। अब गुणा
इस पूरे को गुणा करो, जैसे P और B को किया तो B और P A नहीं आएगा, फिर ध्यान रखना सबसे पहले छोटा, छोटे के बाद पूरा, PB गुणा PA बराबर। ऐसे ही काम इधर वाले में करना है, तो इधर वाले में क्या बनेगा भाई, PD, P और D गुणा में क्या होगा, P और क्या होगा, C होगा, P गुणा C। बस ये प्रमेय याद कर लो, आपका आंसर दूसरी लाइन में आ जाएगा। दूसरी लाइन में सबसे पहले PB का मान, P और B का मान कितना है भाई 4 गुणा PA का मान, P और A पूरे का मान 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर। PD का मान कितना है, PD का मान है आपका 3 और गुणा में PC का मान बताओ, तो PC का मान थोड़ी है हमारे पास, PC का मान नहीं है तो गुणा में PC छोड़ दो, 3 से उड़ा दो, 3 से इसको काटा 4 बार तो 4 गुणा 4 बचेगा बराबर में PC आ जाएगा। तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैंने इसको 4 बार काटा है भाई, ठीक है ना। तो PC की टोटल यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन आपको ऑप्शन में 16 मिल भी जाए तो 16 आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे यहां से लेकर यहां तक का मान नहीं पूछा, मुझे C और D का मान पूछा है। तो यहां से लेकर यहां तक तो 16 है, 16 में से क्या घटा दो, 16 में से 3 घटा दो, आंसर आ जाएगा इसका 13 सेंटीमीटर। ये जो होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी। कितने सेंटीमीटर की, 13 सेंटीमीटर की। प्रमेय याद रखो, डायरेक्ट प्रमेय क्या बताई मैंने, बस उसी को याद रखो कि अगर एक वृत्त के सेंटर ये हो गया, इससे दो सरल रेखाएं बाहर की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसका नाम P, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D हो, तो सबसे पहले इस वाली लाइन में इसको बाहर वाले को गुणा करो, बाहर वाला होगा PB गुणा पूरे को गुणा कर दो PA से, और बराबर में क्या होगा, नीचे वाली लाइन में P को किससे गुणा, D से, और इसको किससे गुणा, पूरे से, तो ये क्या हो जाएगा PC। बस ये प्रमेय याद रखना, आप सवाल का आंसर गलत नहीं करोगे और होगा ही नहीं गलत, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, जब बाह्य छेदन रेखा की बात होगी तो अंत्य छेदन रेखा भी हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे एक सर्किल में दो सरल रेखाएं अंदर की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यहां प्रतिच्छेद कर रही है, इसको नाम मैंने P दे दिया। इस लाइन का नामकरण कर दो सब, ये परिधि पर A है और इस परिधि पर B है, ये इस परिधि पर C है और इस परिधि पर क्या है, D है। दोनों में अलग अलग अंतर है, दोनों को स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां पर में क्या बनेगी, इस वाली रेखा से आ जाओ, सबसे पहले छोटे वाले को गुणा करो PB को, उसके बाद गलती से ये मत करना उसकी तरह सर इसको गुणा कर दिए तो फिर पूरे को नहीं, इसमें उल्टा काम होगा, छोटे से गुणा फिर बड़े से गुणा, PB गुणा PA बराबर। इस वाली लाइन में छोटा कौन है, PD, तो PD गुणा में क्या होगा, PD के बाद DC मत लेना, पूरा मत लेना, PD तो P और क्या होगा, C होगा। ये आपकी प्रमेय हो गई, इन दोनों को याद रख लेना, इन दोनों को याद रख लेना। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है और कुछ भी नहीं है, बस बच्चे क्या है रट के चले जाते हैं, और रट के जाओगे ना तो कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे से इनको उतार लेना। देखो, बाह्य छेदन रेखा के बारे में तो क्या कहा मैंने, और अंत्य छेदन रेखा के बारे में क्या कहा। जब बाह्य छेदन रेखा होगी तो बाहर की तरफ दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, यहां इसका नाम P, इसका भी नाम दे दो, इसका आप M N कुछ भी ले सकते हो, मैं यहां A B C और D नाम दे रहा हूं। बाह्य छेदन रेखा में बाहर वाले को गुणा तो PB गुणा बाहर से पूरे को गुणा PA बराबर, बाहर वाले को गुणा PD गुणा बाहर से पूरे को गुणा PC। ये आपको याद रखना है। लेकिन जब एक दूसरे को अंदर की तरफ ही एक दूसरे को काट दिया जाए तो अंत्य छेदन रेखा होगी, इसका नाम P, A B, इसके बाद C और इसके बाद D, ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है ना। तो यहां क्या बनेगा, इस लाइन से छोटा, छोटा कौन है PB गुणा बड़ा कौन है PA बराबर में क्या होगा, छोटा कौन है PD और गुणा में बड़ा कौन है P और C। ये दूसरी प्रमेय हो गई।
ये बाह्य छेदन के लिए, बाह्य छेदन रेखा के लिए, और ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका अंतः छेदन रेखा के लिए, अंतः छेदन रेखा के लिए। अब प्रीवियस एग्जाम के कोई भी सवाल उठा लेना, इन दोनों को अप्लाई कर देना, आपका आंसर विदाउट, नो डाउट, विदाउट नो डाउट बहुत कम समय में आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकाल के देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये किसका डायग्राम आ गया भाई, अच्छा बहुत शानदार है। देखो यहां पर दो सर्किल अलग अलग हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, पूरी बातें, छोटी छोटी बातें। बहुत शानदार सवाल है। आपको डायग्राम ऑलरेडी मिलेगा, नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरी मिल जाए, थ्योरी से भी हम काम चला देंगे। देखो इधर दो सर्किल है, पहले तो ये बताओ दोनों सर्किल सेम है क्या, नहीं, दोनों सर्किल क्या है भाई, अलग अलग है। जब दोनों सर्किल अलग अलग है तो दोनों की त्रिज्याएं, रेडियस जो होंगी वो भी क्या होंगी, अलग अलग। इसकी त्रिज्या अगर आप r मानते हो तो इसकी त्रिज्या r नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग करनी है तो इसकी त्रिज्या r1 मान लो और इसकी त्रिज्या को क्या मान लो, r2 मान लो। मतलब दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों से एक साथ दो स्पर्श रेखाएं आ रही है। इस यहां जो स्पर्श करे इसका नामकरण A कर दो, इसका नाम B रख दो, इसका नाम C रख दो और इसका नाम क्या रख दो भाई, D रख दो। अच्छा, ये जो स्पर्श रेखाएं होंगी ये दोनों आपस में बराबर होंगी क्या, बिल्कुल आपस में बराबर होंगी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब दूसरी बात आपको विशेष क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनके जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मैं दूसरे पेन से बना दूं इसको, यहां से लेकर यहां की जो दूरी होगी ना, ये परिधि के बीच की दूरी होगी। ये जो मैं यहां पर दो डॉट बना रहा हूं और इस कलर से जो मैंने बनाया है, ये है इसकी परिधि की बीच की दूरी, परिधि की बीच की दूरी, परिधि के बीच की क्या हो गई भाई, दूरी, परिधि के बीच की दूरी ये होगी। लेकिन एक दूरी और होती है जो इनके केंद्रों से दूरी होगी, मतलब इस केंद्र से लेकर इस केंद्र के बीच की दूरी होगी, इसे हम बोलेंगे केंद्रों के बीच की दूरी, और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल डी का मतलब है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। अब मेरी बात यहां से पूरी कंप्लीट होती है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो ध्यान से सुनना। जब दो वृत्त अलग अलग हों, मतलब उनकी त्रिज्याएं अलग अलग तो होंगी होंगी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको पता हो, उनकी त्रिज्या आपको पता हो, तो आप वहां पर स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हो। किसकी लंबाई निकाल सकते हो, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन आप निकाल सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी भाई अंडर रूट, अंडर रूट के बाद में d का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये जो लंबाई होगी ये टेंजेंट लाइन की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ये होगा आपका, ठीक है ना। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब दो वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के साथ आ जाए और उनके केंद्रों की बीच की दूरी आपको पता हो और उनकी त्रिज्या आपको पता हो, तो वहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी d का स्क्वायर। d का मतलब क्या है, d यहां पर दो दे रखी है आपको, एक तो दे रखा है परिधि के बीच की दूरी और एक केंद्रों के बीच की दूरी। जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी ना वो d का मान होगा, ठीक है ना। तो केंद्रों के बीच की दूरी आप उसका स्क्वायर कर देना, माइनस r1 प्लस r2, मतलब दोनों त्रिज्याओं के योग का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब जैसे एक प्रश्न की हम चर्चा करें जो एग्जाम में पहले से आ रखा है, यहां पर देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों वृत्त क्या है, सेम नहीं है, दोनों वृत्त अलग अलग हैं। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। ये पहली लाइन आपकी क्लियर। आगे देखो इनकी परिधि की बीच की दूरी, अच्छा परिधि की बीच की दूरी दे रखा है, परिधि की बीच की दूरी का मतलब यहां से लेकर यहां तक इनकी परिधि की बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है।
दोनों वृत्तों से एक साथ खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, एक साथ तो दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ऊपर की तरफ होगी एक नीचे की तरफ। या तो आप ए बी का मान निकाल लो या फिर सी डी का मान निकाल लो। और इन दोनों में खास बात क्या है कि सर ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। और स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया कि सर स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो डी का मतलब क्या बताया था, डी का मतलब 4 सेंटीमीटर मत रख देना, आंसर गलत हो जाएगा। डी का मतलब है दोनों वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक 5 और 4 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस R1 का मान 1 R2 का मान 5, तो 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 और 1 6 का स्क्वायर 36। 100 में से 36 गया तो 64 बचेगा और रूट 64 का मान कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये टोटल जो आपकी 1 से 1.5 घंटे या जो भी टाइम लगा, जितनी भी इस क्लास के अंदर मैंने थ्योरी समझाई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी सर्किल की, ठीक है ना। ये कहीं पे भी आपको YouTube वगैरह पे नहीं मिलेगी। तो जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है इसको पूरे को आप दोबारा देखना, नोट्स नहीं बनाए तो बना लेना। एग्जाम में जो सवाल आएगा वो इन्हीं में से आएगा। और बाकी के इसके प्रश्नों की चर्चा, जो मिक्स वाले प्रश्न आते हैं, जैसे एक वर्ग के अंदर अंत्यवृत्त परिवृत्त बना दिया जाए उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये मिक्स वाले प्रश्न हम बाद में देखेंगे। अभी केवल हम पर्सनल जो टॉपिक है, जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, वृत्त है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, उनकी पर्सनल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। तो ये वृत्त की थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। जो बातें मैंने आपको बताई उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और बाकी की चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में। इस क्लास के इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।